सेट यू। हमारे पास यहाँ कुछ सेट मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सेट यू यूनिवर्सल सेट, ये कंसिस्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 और उसके अलावा ये डॉट्स मैंने डाले हैं जो कि अनलिमिटेड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए जो है हमारा वो कंसिस्ट करता है 1 3 5। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं 2 और 4। सी में है 2 3 एंड 5। डी में हमारे पास है 4। सेट ई में हमारे पास 4 एंड 2। एफ हमारे पास एम्प्टी सेट है। मैं ये जो टर्म्स यूज़ कर रही हूँ उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका अपना पिछले काम को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं अब तक, उसमें सबसे पहले हमने सीखा था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं बेटा? ये वो सेट होते हैं जिनके मेंबर्स काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये जो सेट मौजूद हैं उसमें सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, सब ये हमारे पास लिमिटेड मेंबर्स के साथ हैं। ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। दूसरा सेट हमने पढ़ा था इन्फिनिट। इन्फिनिट कौन से होते हैं सेट बेटा? ये वो सेट होते हैं जिनके मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो इस वक्त हमारे पास सेट यू जो मौजूद है वो एक इन्फिनिट सेट है। इसके बाद जो हमने सेट पढ़े थे वो था डिसजॉइंट सेट। ये हर दो सेट की बात होती है बेटा। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके मेंबर्स एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते, जिनके मेंबर्स मुख्तलिफ होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेट ए में है 1 3 5, जबकि सेट बी के मेंबर हैं 2 और 4। इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इन दोनों सेट में। तो ये हमारे पास कैसे सेट होंगे? ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट होंगे। सेट ए एंड बी ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। इसके बाद तीसरा सेट जो हमने सेट्स पढ़े थे ओवरलैपिंग सेट। ये वो सेट होते हैं जिनके मेंबर्स में कुछ मेंबर्स कॉमन होते हैं। इसकी मिसाल हम यहाँ ढूंढ लेते हैं, कौन सा हमें लगता है कि ओवरलैपिंग हो सकता है। जी हाँ, ये जो हम देख रहे हैं सेट ए जिसमें है 1 3 5 और सेट सी में है 2 3 5, ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हो सकते हैं। इसी तरह से सेट बी 2 और 4 और सेट सी में 2 3 5, ये दोनों भी ओवरलैपिंग सेट हो सकते हैं। इस तरह ई वो भी ओवरलैपिंग सेट हो सकता है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं। तो हम एक मिसाल लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं सेट बी एंड सी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट में आपको याद है क्या होता था? हम डिफरेंस मालूम करते थे। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास सेट यू मौजूद है और सेट ए मौजूद है। तो सेट ए के जो मेंबर हैं अगर मैं यू में से निकाल दूंगी तो जितने बचे हुए एलिमेंट होंगे उससे जो नया सेट बनेगा वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। मैं दोहरा दूं ये बात कि यूनिवर्सल सेट में से, यू सेट में से जो हमें गिवन सेट दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना है, तो ए के तीनों मेंबर अगर इसमें से मैं निकाल दूंगी तो जो बकाया मेंबर्स का सेट बनेगा वो उसका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह से अगर
मैं सेट बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहूँगी, तो बी में है 2 और 4, तो मैं बी के दोनों एलिमेंट निकाल दूँ, तो जितने बच जाएंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, वो बी का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। और इस छोटे से डैश के ज़रिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को बयान किया जाता है। ये पुराना काम है, हम इस वक्त एक रिविजन दे रहे हैं। उसके बाद हमने काम किया था यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स की यूनियन का मतलब है कि उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखा जाए और जो कॉमन एलिमेंट हो उसको एक ही मर्तबा लिखा जाए, और जो नया सेट इस तरह तश्कील पाए वो यूनियन ऑफ अ सेट बन जाता है। और इसको हम सिंबॉलिकली यू से वाजे करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ ए यूनियन बी, आप देख सकते हैं ये यू जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। अच्छा, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, हम ए के भी सारे यूनियन मेंबर्स और बी के भी सारे मेंबर्स, उनको मिला के एक नया सेट बनाएंगे जिसके मेंबर्स होंगे 1 2 3 4 एंड 5, यानी ए के सारे मेंबर और बी के सारे मेंबर इकट्ठे मिला दिए जाएं किसी एक सेट में तो वो यूनियन बन जाता है। मिसाल की एक और मिसाल मैं बताना चाहूँगी कि अगर मैं ए और सी का यूनियन मालूम करना चाहूँ तो इसमें 1 3 5 और यहाँ है 2 3 5, तो जो ए यूनियन सी होगा उसके मेंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड 5। जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, उनको एक एक दफ़ा लिखेंगे। आप जानते हैं सेट की खुसूसियत होती है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी 2 दफ़ा 3 है तो उसको एक दफ़ा लिखा जाएगा, 2 दफ़ा 5 है तो उसको एक मरतबा 5 लिखा जाएगा। तो 1 2 3 एंड 5 यूनिट पर मुश्तमिल जो नया सेट बनेगा वो ए यूनियन सी हो जाएगा, यानी यूनियन में हम दोनों सेट के मेंबर्स को इकट्ठे मिला के एक नए सेट को तश्कील देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, हमने जो सीखा है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन टू सेट्स। समझे, वो भी अपोजिट होता है यूनियन का, और इसको हम उल्टे यू से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ए इंटरसेक्शन में करती हूँ सी, ए में मेंबर है 1 3 5 आप देख सकते हैं, और सी में मेंबर है 2 3 5, तो जो कॉमन एलिमेंट का नया सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन होगा, यानी यूनियन में इकट्ठे मिला के सारे लिख दिए जाते हैं मेंबर्स, इंटरसेक्शन में सिर्फ एक जैसे यूनिट्स को मेंबर्स को लिखा जाता है सेट में, ठीक है, तो वो उसका हो जाता है इंटरसेक्शन। यानी अगर ए इंटरसेक्शन सी है तो उसके मेंबर्स होंगे सिर्फ 3 एंड 5। उसके बाद हम अगली बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में है एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कर देना। कैसे किया जाएगा मैं बता देती हूँ इस काम को भी। ए माइनस, मिसाल के तौर पे मैं करती हूँ a माइनस सी करते हैं, यानी a में हमारे पास है 1 3 5 आप देख सकते हैं, c में हमारे पास है 2 3 5। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को अगर हम कैंसिल आउट करें, ठीक है, तो जो a माइनस सी का मतलब है a के पास क्या बच गया 1, तो a माइनस सी होगा, a माइनस सी इज इक्वल टू only the one will be included as a member of it, उसके मेंबर 1 होगा। लेकिन अगर यही काम मैं c माइनस ए के साथ करूं तो फिर कॉमन एलिमेंट काटने के बाद c के पास क्या बच गया 2 सिर्फ बच गया, तो उसका जवाब होगा कि c माइनस ए कंसिस्ट करता है ओनली 1 एलिमेंट पे, वो है 2। ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, उसके बाद हम कुछ चीजें आपको बताना चाहेंगे। कोई से दो सेट इक्वल होते हैं या वो होते हैं इक्वलेंट, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है कि दोनों सेट में, इक्वल सेट्स में दोनों सेट के सेम टू सेम मेंबर्स होने चाहिए। यहां हमारे पास इतने सारे सेट मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा सेट हम ढूंढें जिसके सेम मेंबर्स हों। ये है देखिए
2 का मेंबर है 2 और 4, E का मेंबर है 4 और 2, तो इसका मतलब है B और E हमारे पास वैसे सेट है, दे आर इक्वल सेट। इक्वल की निशानी आप जानते हैं, ये है दे आर इक्वल सेट। अगली बात हम करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। क्या फर्क है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में? यहां इक्वल में दोनों के मेंबर सेम टू सेम मेंबर होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट में सिर्फ उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने देखा सेट ए में है 1 3 5 यानी 3 एलिमेंट, सी में है 2 3 5 यानी 3 एलिमेंट, दोनों की तादाद बराबर है, दोनों में 3 3 रुकन हैं, तो ये हो गए हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। यानी ए जो है वो देखिए इक्विवेलेंट की निशानी ये है, A and C are the equivalent set। एक बात मैं बहुत अहम बताना चाहूंगी कि हर इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन हर दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे, लेकिन हर दो इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते। यानी B और E की तादाद सेम टू सेम एलिमेंट है तो तादाद बराबर है, लिहाजा ये इक्वल भी होगा और इक्विवेलेंट भी होगा। लेकिन ए और सी इक्विवेलेंट हैं, लेकिन उनके मेंबर सेम नहीं है, सिर्फ तादाद बराबर है। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि हर दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे, लेकिन हर दो इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। इसके साथ ही हम अपनी बात को का इख्तिताम करते हुए कुछ छोटे से 3 सेट्स आपको और बताना चाहेंगे। उसमें है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यानी वो सेट जिसमें के कोई भी एलिमेंट ना हो। तो हमारे पास इस वक्त सेट F आप देख सकते हैं, सेट F जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। सेट F जो है हमारे पास एम्प्टी है, इसको हम फाई के निशान से या एम्प्टी ब्रेसेस के निशान से जाहिर करते हैं। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, सिंगलटन सेट, यानी सिंगल है वो, सिंगल है। सिंगलटन सेट वो है जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो, उसका एलिमेंट की तादाद एक हो। तो हमारे पास सेट डी मौजूद है जिसके मेंबर की तादाद एक है। यूं इस तरह हमारा आज का ये काम हमने मुकम्मल किया। आपको घर जाके अपने घर पे जो है इस लेसन को सुनने के बाद, ऑनलाइन क्लास को लेने के बाद कुछ चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। वो जो हमने आपको सेट्स बताए थे उनको याद करना है और इन पुराने काम को रिवाइज करना है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली क्लास में हम इससे ज़्यादा मज़ीद नए सेट्स को आपसे रुशनास करवाएंगे। वो मालेना इल्म बिल्लाह।